Good morning, dear student. I am Neeraj Sharma, TGT SST, KV पासीघाट. Dear student, आज हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग. जैसा नाम से ही इसका मीन्स समझ आ रहा होगा कि पावर को शेयर करना. पावर शेयरिंग किस तरीके से होनी चाहिए. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री इस बात पर डिपेंड होती है कि वहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो किस तरीके से होती है, लोगों के बीच पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है. अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग सही प्रकार से हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं. वहाँ की जो पीपल होते हैं उनको कितना बेनिफिट होता है इस चीज़ का. अगर किसी कंट्री में पावर शेयरिंग ठीक तरीके से ना हो पाए तो फिर उसके क्या इफेक्ट होते हैं. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे. इस चैप्टर में हम दो कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे. पहली कंट्री है बेल्जियम एंड सेकंड कंट्री है श्रीलंका. तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में स्टडी करेंगे. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. एक यूरोप की स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, यानी हमारे हरियाणा से भी छोटी कंट्री है. और इसकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 1 करोड़ होगी. हैव बॉर्डर विद नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्सेमबर्ग. और इसका जो बॉर्डर लगता है वो नीदरलैंड से लगता है, जर्मनी से लगता है एंड लक्सेमबर्ग से इसका बॉर्डर लगता है. इथेनिक कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इस छोटी सी कंट्री में 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं एंड स्पीक डच. और जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो डच लैंग्वेज यूज करते हैं. Another 40% live in Wallonia and speak French. Another 40% लोग हैं जो वल्लोनिया इलाके में रहते हैं और जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं. एंड 1% स्पीक जर्मन. और 1% लोग हैं जो लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, जर्मन लैंग्वेज. तो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान देना कि बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो डच लैंग्वेज यूज करते हैं. एंड 40% लोग वल्लोनिया इलाके में रहते हैं और जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं. एंड 1% लोग जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं. यानी मेजोरिटी कौन सी लैंग्वेज की वालों की हुई, डच लैंग्वेज वालों की, क्योंकि उनका परसेंट कितना है 59%. एंड सेकेंड जो माइनॉरिटी हुई वो वल्लोनिया एंड जर्मन लैंग्वेज वालों की हुई, क्योंकि इनका परसेंट डच लैंग्वेज वालों के बजाय कम है. इसलिए अब इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स. ब्रसेल्स में इसके ठीक अपोजिट वाली स्थिति है. 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं एंड 20% लोग ही डच लैंग्वेज यूज करते हैं. यानी कि इसकी जो कैपिटल है उसमें मेजोरिटी किसकी हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज वालों की, और माइनॉरिटी वाले लोग हो गए डच लैंग्वेज वाले लोग. अब बेल्जियम की कंडीशन ये रही कि बेल्जियम में ओवरऑल कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग डच लैंग्वेज वाले हैं, लेकिन इसके कैपिटल में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं. तो ऐसी अगर स्थिति किसी भी कंट्री में होगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनके बीच एक स्ट्रेस बनना तय है. यानी उनके बीच स्ट्रेस होगा ही. The minority French speaking community was relatively rich and powerful.
अगर उसकी पास्ट की बात की जाए तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच लैंग्वेज वालों की, वो क्या थी, रिच भी थी और पावरफुल भी थी। लेकिन रिसेंटेड बाय द डच कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही डच लैंग्वेज वाले एजुकेटेड हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, तो उसके बाद उन लोगों को पता लगा कि हमारे साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सब लोगों को मिलना चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए, लेकिन हमारे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच इथनिक डिफरेंस लेट टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन हो गई, स्ट्रेस बढ़ने लगा। तो फिर जब दोनों कम्युनिटी के बीच अगर स्ट्रेस होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर मूवमेंट होता है। ये तो बात हुई बेल्जियम की। अब सेकंड जो कंट्री है उसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि सेकंड कंट्री श्रीलंका है। श्रीलंका कहाँ पे स्थित है? एन इनलैंड नेशन फ्यू किलोमीटर साउथ ऑफ तमिलनाडु। कि इंडिया के तमिलनाडु के साउथ से कुछ किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज़ ए डिवर्स पॉपुलेशन नियरली अबाउट 2 करोड़, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी सी है? अबाउट 2 करोड़। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम थी जो बेल्जियम में थी। इसमें 70% लोग सिंगाला लैंग्वेज यूज करते थे, मोस्ट ऑफ देम बुद्धिस्ट, और उन लोगों का जो रिलीजियन था वो कौन सा हुआ? बुद्धिस्ट रिलीजियन था। एंड 18% तमिल स्पीकर, और जो 18% लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? तमिल लैंग्वेज यूज करते थे। इनमें से भी इन विच 13% आर श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल्स। इनमें से 13% लोग श्रीलंकन तमिल थे एंड 5% लोग थे वो इंडियन तमिल्स थे। अगर श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कम्युनिटी और मोस्ट ऑफ दैम हिंदू एंड मुस्लिम। श्रीलंकन तमिल्स की बात की जाए तो ये श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे, और इनमें से जो लोग रिलीजियन को मानते थे वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों रिलीजियन को कुछ लोग मानते थे। एंड 7% क्रिश्चियन आर तमिल एंड सिंगाला बोथ, और जो 7% लोग क्रिश्चियन थे वो तमिल एंड सिंगाला दोनों थे। यानी कि श्रीलंका की बात की जाए तो 74% सिंगाला स्पीकर थे, 18% लोग तमिल स्पीकर थे, उसमें से भी 13% श्रीलंकन तमिल थे एंड 5% इंडियन तमिल थे। 7% लोग क्रिश्चियन थे जो तमिल एंड सिंगाला दोनों लैंग्वेज यूज करते थे। सिंगाला कम्युनिटी ट्राई टू एंजॉय हिज विल और डोमिनेंस अवर माइनॉरिटी दैट क्रिएटेड ए टर्मोइल इन श्रीलंका। जो श्रीलंका कम्युनिटी की बात की जाए तो श्रीलंका में सिंगाला कम्युनिटी थी, वो मेजॉरिटी में थी, इसलिए वो हमेशा दबा के रखना चाहती थी माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों लोगों को। तो अगर किसी भी कंट्री में ऐसा होगा तो स्ट्रेस होगा, क्योंकि अपने किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे, उनका हनन हो रहा है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो यही वजह हुई श्रीलंका में भी कि उन लोगों ने भी मूवमेंट किया, श्रीलंकन तमिल्स ने, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मेजोरिटीज इन श्रीलंका। श्रीलंका में अब आगे जाके क्या हुआ? श्रीलंका फ्रीडम हुआ 1948 में। 1948 में श्रीलंका जैसे ही फ्रीडम हुआ तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? सिंगाला कम्युनिटीज की। तो सिंगाला कम्युनिटी ने डोमिनेंस करना चाहा किस पे? गवर्नमेंट पे, यानी अपना राज्य स्थापित करना चाहा, प्रभुत्व अपना स्थापित करना चाहा गवर्नमेंट पे, कि हम गवर्नमेंट को दबा दें
और अपना जो भी अपनी बातें हैं वो हम आसानी से गवर्नमेंट से मनवा सकें। द इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड मेजोरिटीज में मेजर टू एस्टेब्लिश सिंगाला सुप्रीमेसी। तो बाद में क्या हुआ, सिंगाला कम्युनिटी की जो मेजोरिटी थी तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने सिंगाला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया। उनकी जो मांगे थी उनको एडोप्टेड कर ली गई। इसलिए सिंगाला डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। और आगे जाके क्या हुआ, 1956 में सिंगाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। और disregarding Tamils, government follow the preferential policies of university position and government jobs। और गवर्नमेंट ने जो सिंगाला कम्युनिटीज़ थे उनके लिए यूनिवर्सिटी में कुछ सीटें रिजर्व की गई, उन्हें रिजर्वेशन वहाँ पे दिया गया, उनकी पोजीशंस को ध्यान में रखा गया। एंड गवर्नमेंट जॉब में भी उन लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। Constitution stipulated that the state shall protect and foster बुद्धिज्म। और जो उनका रिलीजन था बुद्धिज्म, उनको भी गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा और उसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई और फोस्टर भी किया गया बुद्धिज्म रिलीजन को। द गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिगनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ध्यान देना, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसी एक कम्युनिटी को इतने सारे राइट्स दे दिए जाएं, ठीक है, और दूसरी कम्युनिटी के बारे में अगर नहीं सोचा जाए, ठीक है, तो फिर वहाँ के लोगों में स्ट्रेस होना एक आम बात है। जैसे एक एग्जांपल हमारे इंडिया का ही ले लेते हैं हम। इंडिया में भी जिस तरीके से रिजर्वेशन डिवाइड किया हुआ है, SC ST वालों को, जनरल वालों को रिजर्वेशन नहीं है इस चीज़ में, तो यहाँ भी स्ट्रेस होना एक आम बात है लोगों के बीच। अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए सेम होता है, वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो यही बात हुई श्रीलंका में। वहाँ पे सारे जो राइट्स हैं वो सिंगाला लोगों को दे दिए गए। इससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी तमिल, उनके बीच में क्या हुआ, एक स्ट्रेस हुआ। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी सिंगाला तमिल, वो तमिल श्रीलंकन तमिल्स की। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, वहाँ पे एक अपनी 1980 में डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट तमिलेलम, 1980 में एक स्टेट तमिलेलम बनाई। और उस कम्युनिटी ने क्या किया, सिविल वार स्टार्ट किया श्रीलंका में। क्योंकि जब उन लोगों को लगा कि गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, गवर्नमेंट हमारी एक भी मांग पूरी नहीं कर रही है, हमने मूवमेंट भी किए लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी कुछ नहीं सुनी, तो जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई और उस कम्युनिटी ने क्या किया, वहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए। यानी अब ध्यान दीजिए, इस कंट्री में क्या हुआ, सिविल वॉर किस लिए हुआ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो सारे अधिकार, जो सारे राइट्स थे वो किसे दे दिए गए, सिंगाला लोगों को। एंड जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये सारे राइट्स नहीं दिए गए, इसलिए वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। अब बात करते हैं बेल्जियम। अब ध्यान देना, श्रीलंका में जो हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट, ठीक अपोजिट हुआ बेल्जियम में। बेल्जियम में भी सेम कंडीशन थी ना, लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, उसका ठीक अपोजिट हुआ। बेल्जियम में ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बिटवीन 1970-73।
बेल्जियम में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, 1972 1973 में। देयर वर इक्वल मेंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट नो सिंगल कम्युनिटी हैज़ द प्रिविलेज ऑफ मेकिंग यूनिलैटरल डिसीजन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मेंबर रखे गए, किसके, फ्रेंच लैंग्वेज वालों के और डच लैंग्वेज वालों के। यानी जो फ्रेंच स्पीकर थे एंड डच स्पीकिंग थे, उन लोगों को इक्वल रूप से रखा गया, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड डिसीजन जो भी लेने थे उसमें भी इन लोगों को समान राइट्स दिए गए, इक्वल राइट्स दिए गए। जैसे कि इंडिया में भी जो लोकसभा और राज्यसभा में होता है उसी तरीके से, क्योंकि इंडिया में भी किसी एक कम्युनिटी का ज़्यादा प्रभुत्व नहीं है, यहाँ पे सारे कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा आते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदू लोकसभा में ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, सबको समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। द पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाज शेयर्ड। और क्या किया गया, पावर को शेयर किया गया, किस किस के बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर कर दिया गया वहाँ पर, ठीक है। देयर वाज ए सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ ऑफ कम्युनिटीज। एंड सेपरेट गवर्नमेंट रखी गई वहाँ पे, ब्रसेल्स हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। द बेल्जियन मॉडल इंट्रोड्यूस ए थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं दो फॉर्म आपने सुनी इसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड जो फॉर्म और निकाली गवर्नमेंट की, वो बेल्जियम में निकाली गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट की। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, अभी ध्यान देना, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी लैंग्वेज, खान पीन, रहन सहन, कल्चरल सब एक जैसे हो, ठीक है। ऐसी कम्युनिटी जिसके कल्चरल, लैंग्वेज सब एक जैसे हो, वो लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उसे ही हम कम्युनिटी कहते हैं। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। द मॉडल हेल्प टू क्रिएट म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन इथिक कंपोजिशन। जो इथिक कंपोजिशन हुआ था वहाँ पे, उस कंपोजिशन में ये मॉडल है वो क्या करता है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बनाता है। अब देखना, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किया कि किसी को भी स्पेशल राइट नहीं दिए गए, सबको इक्वल राइट्स दिए गए, जिससे क्या है वहाँ पे जो उसका लास्ट रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से रहने लगे, ठीक है। वहाँ पे सिविल वॉर नहीं हुआ। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ था, सिविल वॉर होने का जो रीजन था वो ये था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर को सही रूप से शेयर नहीं किया था। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपसे बोला था कि किसी कंट्री में अगर पावर को सही रूप से शेयर कर दिया जाए, जो कि बेल्जियम में किया गया, तो क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट देखने को मिला हमें पॉजिटिव मिला। एंड श्रीलंका में जो पावर का शेयरिंग सही रूप से नहीं हो पाई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मैंने मेरी तरफ से अच्छे से इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।